एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज हम फिर पुनः जो है आज की इस क्लास में नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सीरीज़ लेकर आए हैं। रफ्तार सीरीज़ में नर्सिंग एप्टीट्यूड के जो है कुछ प्रीवियस क्वेश्चन, कुछ एमसीक्यू बेस्ड और जो आपके ऐसे क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो आपके 2026 में आ सकती हैं। आप चाहे बीएससी नर्सिंग या फिर जो है जीएनएम नर्सिंग की तैयारी या फिर किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड आता है, तो ये आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, तो आइए चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन कर लेना और साथ ही साथ एक बार प्ले लिस्ट को अवश्य चेक करें। नर्सिंग एप्टीट्यूड की पूरी प्ले लिस्ट बनाकर मैंने जो है डाली हुई है। मैं आशा करता हूँ अगर आप पूरी जो है प्ले लिस्ट को देख लेते हैं तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर अपने एग्ज़ाम में कर सकते हो। ठीक है, तो आइए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, ह्यूमन मिल्क रिच इन एक्सेप्ट। तो जो ह्यूमन मिल्क होता है वो रिच नहीं हो, किसमें रिच नहीं होता है? विटामिन ए होता है ह्यूमन मिल्क में बहुत अच्छी मात्रा में, विटामिन सी होता है, आयरन होता है, विटामिन ई। तो देखिए विटामिन ई भी होता है, आयरन भी होता है, ए भी होता है, लेकिन विटामिन सी जो है ह्यूमन मिल्क में नहीं पाया जाता है। तो हमारा इसमें एक्सेप्ट पूछा है, ना कि यानी कि एक को छोड़कर कि आपका जो है जो ह्यूमन मिल्क में नहीं पाया जाता है। तो देखिए विटामिन सी जो है वो ह्यूमन मिल्क में नहीं पाया जाता। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया। ब्लाइंडनेस का इंडिया में मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? यानी कि अंधेपन का इंडिया में मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है या फिर ट्रैकीमिया है या फिर रिफ्लेक्ट एरर है या विटामिन डिफिशियंसी? तो देखिए इंडिया में जो मोस्ट कॉमन कॉज है जो ब्लाइंडनेस का, तो वो है हमारा कैटरैक्ट। कैटरैक्ट के कारण जो है इंडिया में ब्लाइंडनेस बढ़ रही है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशा एक्वायर्ड सोशल हेल्थ एक्टिवेटेड वर्कर वर्क एज। जो आशा होती है वो किस तौर पर वर्क करती है? कम्युनिटी लेवल पर करती हैं, विलेज लेवल पर करती हैं या फिर पीएचसी लेवल पर या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर? तो जैसा कि आपको पता है जो आशा कर्मी होती हैं वो विलेज लेवल पर वर्क करती हैं। ठीक है, तो हमारा इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आशा जो है विलेज लेवल पर वर्क करती हैं। एवरी जो है 1000 पॉपुलेशन में जो है एक आशा जो है होती है। ठीक है, तो जो आशा वर्क करती है वो विलेज लेवल पर करती है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, JSY स्टैंड फॉर। तो JSY का क्या मतलब होता है? जनानी सोशल योजना होता है, जन शौचालय योजना होता है या फिर जनानी सुरक्षा योजना होता है या फिर जन सुलभ शौचालय योजना? तो देखिए जो JSY का मीन है वो है जनानी सुरक्षा योजना, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो जनानी सुरक्षा योजना है ये किसके अंडर में वर्क करती है? इसे चलाता है NHRM, यानी कि नेशनल हेल्थ रूरल मिशन के अंदर ये जो है ये जो जनानी सुरक्षा योजना करती है। इसी में जो है हमारी 102 जो एम्बुलेंस आती है ये NHRM के थ्रू ही आती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन HIV मैक्सिमम रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन बाई। जो HIV का मैक्सिमम रिस्क होता है वो किसके कारण होता है? होमोसेक्सुअल के कारण, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण, हेटेरोसेक्सुअल या फिर निडल प्रिक? तो देखिए तो मोस्ट कॉमन निडल प्रिक में भी आपका होगा क्या कि ब्लड ट्रांसफ्यूज होगा। तो ब्लड ट्रांसफ्यूज में जो है
जो HIV होता है वो ब्लड के थ्रू फैलता है, ठीक है। तो इसमें हम जो है सही मानेंगे वो हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन को मानेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ एड्स। एड्स का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? पैरामाइक्सोवायरस या फिर ऑर्थोमाइक्सोवायरस, रेट्रोवायरस या फिर रैप्डोवायरस। तो देखिए जो एड्स का ऑर्गेनिज्म है वो क्या है? तो एड्स का जो ऑर्गेनिज्म है वो रेट्रोवायरस है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो जो रेट्रोवायरस होता है ये एड्स को कॉज करता है। एड्स किससे होता है? एड्स जो है HIV वायरस से होता है। HIV होने के बाद एड्स भी हो जाता है, ठीक है। तो HIV की फुल फॉर्म क्या होती है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। तो HIV को बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। HIV की फुल फॉर्म जो होती है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होती है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन। जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो होता है जिसमें हमारी जो है वैक्सीन लगाई जाती है, तो वो कब से स्टार्ट हुआ था? 1947 से, 1978 से, 1985 से या फिर 1992 से। तो देखिए जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है ये जो चला था, ये हमारा जो चला था 1985 से ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर मिड डे मील प्रोग्राम स्टार्टेड। तो देखिए जो मिड डे मील प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था वो कौन सी ईयर में स्टार्ट हुआ था? मिड डे मील जो है आपने अभी भी गवर्नमेंट जो प्राइमरी कॉलेज होते हैं उसमें मिड डे मील प्रोग्राम चलता है, तो वो कब स्टार्ट हुआ था? 1953 में, 1961 में, 1975 में या फिर 1920 में। तो जो मिड डे मील प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था ये कब हुआ था? तो ये मिड डे मील प्रोग्राम जो है 1961 में स्टार्ट किया गया था। तो यानी कि इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम में हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रीड मेड एंटीबॉडी क्रिएट्स। तो देखिए जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है रीड मेड एंटीबॉडी का वो क्या होता है? एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है या फिर पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है या फिर एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी होती है या फिर पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी। तो देखिए जो एडमिनिस्ट्रेशन रीड मेड एंटीबॉडी जो होती है वो क्या होती है? तो उसको जो है पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी कहा जाता है। तो इसको जो ये जो एंटीबॉडी क्रिएट्स की जाती हैं इन्हें जो हम पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए इंटरनेशनल एड्स डे सेलिब्रेटेड ऑन। तो जो इंटरनेशनल एड्स डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? 1 मई को, 7 अप्रैल को या फिर 11 अप्रैल को या फिर 1 दिसंबर को। तो देखिए जो इंटरनेशनल एड्स डे सेलिब्रेट करा जाता है वो 1 दिसंबर को जो है सेलिब्रेट करा जाता है। पर ईयर जो है हमारे जो हॉस्पिटल होते हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होते हैं और सरकार के द्वारा 1 दिसंबर को जो है इंटरनेशनल एड्स डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द फादर ऑफ एंडियोमाइलॉजी। तो देखिए एपिडियोमाइलॉजी। जो एपिडियोमाइलॉजी है इसके फादर किसे कहा जाता है? एपिडियोमाइलॉजी के फादर जो हैं वो कौन कहे जाते हैं? तो जॉन सॉ को कहा जाता है, चार्ल्स मिनिस्टर को कहा जाता है, रॉबर्ट ओक को या फिर ब्रुचो को। तो देखिए जो एपिडेमियोलॉजी के जो फादर हैं वो किन्हें कहा जाता है? तो उन्हें जॉन स्नो को जो है एपिडेमियोलॉजी के फादर कहा जाता है। जो जॉन स्नो थे इन्हें जो है
एपिडेमियोलॉजी के फादर कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द मैटरनल मोर्टेलिटी इन इंडिया। तो मैटरनल मोर्टेलिटी का इंडिया में मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, ये पूछा गया है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव हेमरेज, एनीमिया, या फिर अबॉर्शन, या फिर जो है कंसेक्यूटिव लेबर। तो देखिए जो मैटरनल मोर्टेलिटी है वो उसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या है इंडिया में, तो इसका मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो ऑब्स्ट्रिक हेमरेज है। ठीक है, ऑब्स्ट्रिक हेमरेज की वजह से इंडिया में जो है बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट बढ़ा हुआ है, क्योंकि आए दिन जो है गाड़ियाँ बढ़ गई हैं, एक्सीडेंटल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसकी वजह से जो है ऑब्स्ट्रक्टिव हेमरेज हो रहे हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से मोर्टेलिटी रेट इंडिया में बढ़ी हुई है। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लैब वैक्सीन इज, लैब वैक्सीन किसको कहा जाता है, साल्क को, हेपेटाइटिस को, कोलेरा को, या फिर बीसीजी को। तो देखिए जो लैब वैक्सीन कही जाती है वो कौन सी वैक्सीन कही जाती है, तो जो बीसीजी की जो वैक्सीन होती है, बीसीजी जो वैक्सीन होती है उसे लैब वैक्सीन भी कहा जाता है। तो ये जो फर्स्ट वैक्सीन ऑफ द न्यूबॉर्न, देखिए अगर पूछा जाए आपसे कि फर्स्ट वैक्सीन न्यूबॉर्न में कौन सी लगाई जाती है, जो बॉर्न चाइल्ड होता है उसको लगाई जाती है न्यूबॉर्न में, तो वो बीसीजी वैक्सीन को ही लगाया जाता है। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी बीसीजी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, डॉट्स को देखिए यूज किया जाता है किसके ट्रीटमेंट में, ट्यूबरक्लोसिस के, लेप्रोसी के में, मलेरिया में, या फिर फाइलेरिया में। तो देखिए जो डॉट्स ट्रीटमेंट यूज किया जाता है वो टीबी में यूज किया जाता है। तो टीबी के उपचार के लिए, टीबी के उपचार के लिए जो है डॉट्स ट्रीटमेंट यूज करा जाता है। ठीक है, तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नॉर्मल पल्स रेट इन न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न में जो है नॉर्मल पल्स रेट कितनी होती है, 140 पर मिनट, 130 पर मिनट, 120 पर मिनट और 110 पर मिनट। तो देखिए जो नॉर्मल एडल्ट होता है, जो एडल्ट में जो होती है हार्ट रेट, वो होती पल्स रेट या हार्ट रेट, वो होती है 60 to 100। तो लेकिन न्यूबॉर्न में अलग होती है, न्यूबॉर्न में ज़्यादा होती है। न्यूबॉर्न में आप ये नहीं कह सकते कि अगर 140 जो है न्यूबॉर्न में पल्स रेट नॉर्मल होती है। ठीक है, 140 है तो आप इसको ये नहीं कह सकते कि सर इसको तो जो है हाई बीपी हुआ है एंड हाइपरटेंशन हो गई है क्योंकि पल्स रेट बढ़ा हुआ है, नहीं, तो आप ऐसा नहीं कह सकते। आप इसे जो है टैकीकार्डिया नहीं कह सकते, क्योंकि न्यूबॉर्न में जो है न्यूबॉर्न होता है उसकी बॉडी बहुत छोटी होती है और बहुत नाजुक बॉडी होती है, तो उसमें जो है हार्ट रेट बड़ी होती है। न्यूबॉर्न की जो नॉर्मल हार्ट रेट होती है वो 140 mmHg होती है। ठीक है, वहीं एडल्ट की बात करें तो 60 to 100 होती है। ठीक है, 60 to 100 पर बीट पर मिनट। ठीक है, और एडल्ट में 140 बीट पर मिनट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नॉर्मल बीपी एट बर्थ। जो जब बच्चे का जन्म होता है तब उसकी नॉर्मल बीपी कितनी होती है। तो देखिए नॉर्मल बीपी जो होती है वो 80-50 mmHg या 50-40 mmHg या फिर 120-80 mmHg या फिर 110-70। देखिए जो न्यूबॉर्न होता है उसमें जैसा कि आपको मैंने अभी बताया हार्ट रेट बड़ी होती है, तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी जो है बीपी जो है कितनी होनी चाहिए। तो देखिए उसकी जो बीपी होती है नॉर्मल वो 80/50 होती है, जिसमें आपकी 80 जो है सिस्टोलिक होती है और जो 50 होती है ये डायस्टोलिक होती है। ठीक है, और इसे mmHg में यूज करा जाता है, लेकिन जो आपकी पल्स रेट होती है उसे बीट पर मिनट में
और जो बीपी होती है उसे mmHg मरकरी मिलीमीटर पर मरकरी ऐसे यूज करा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए व्हाट इज़ द नॉर्मल पल्स रेट इन इन्फेनेंट में जो नॉर्मल पल्स रेट होता है वो कितना होता है। तो वही पूछा गया है 120 to 160, 80 to 110, 80 to 100, 60 to 80। तो देखिए जो न्यूबॉर्न होता है उसमें जो पल्स रेट, जैसा कि आपको अभी हमने पहले बताया कि आपकी 140 नॉर्मल होती है। ठीक है, तो 140 से लेकर 160 के बीच में जो है नॉर्मल ही मानी जाती है, यानी कि 140 से 160 तक नॉर्मल जो है पल्स रेट न्यूबॉर्न में होती है। ठीक है, ये नहीं आप कह सकते कि इतनी इसकी तो 150 पल्स रेट आ रही है, इसका तो हालत ख़राब है, ये तो बीमार है। नहीं, पर जो न्यूबॉर्न होते हैं उनमें अलग होती है, इसलिए तो एक पीडियाट्रिक पूरा डिपार्टमेंट अलग होता है। हर जो स्पेशल बच्चों के डॉक्टर भी अलग होते हैं, ऐसा नहीं है। NICU स्टैंड फॉर, NICU का क्या मतलब है? न्यू बॉर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, न्यू नेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, न्यू नेटल इंटरमीडिएट केयर यूनिट, न्यू बॉर्न इंटरमीडिएट केयर यूनिट। देखिए जो NICU का फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? तो जो NICU का फुल फॉर्म होता है वो न्यू नेटल इंटेंसिव केयर यूनिट होता है, यानी कि न्यू नेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो NICU का फुल फॉर्म होता है वो होता है न्यू नेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। इसी क्रम में आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्सिंग एजुकेशन वाज इस्टेब्लिश्ड बाय, जो नर्सिंग एजुकेशन है वो किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो लेविनका डॉक द्वारा, या फिर लिलियन बर्ड द्वारा, क्लेरा वॉटन द्वारा, या फिर फ्लोरेंस नाइटिंगेल। जैसा कि आपको पता है, अगर आपको फादर ऑफ द नर्स पूछा जाए, मदर ऑफ द नर्स, लेडी विद द लैम्प, तो वो कौन है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ही है। और यहाँ पर हमसे पूछ रहा है नर्सिंग एजुकेशन को इस्टेब्लिश किसने किया था? तो देखिए जो नर्सिंग को इस्टेब्लिश करने वाली थी वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ही थी। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर डी ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारे आज के सेशन का, डॉट 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 इज एक्नॉलेज्ड टू बी द फर्स्ट नर्सिंग थ्योरिस्ट। तो देखिए फर्स्ट नर्सिंग थ्योरिस्ट कौन थी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल, मेरी वेगनर, या फिर लिंडा रिचर्ड, या फिर इस्बेल हैमिल्टन रॉब। तो देखिए जो फर्स्ट नर्सिंग शब्द देने वाली भी थी वो हमारी फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी। नर्सिंग के क्षेत्र का अगर कुछ भी कहो तो जो भी कुछ भी दिया है, इस्टेब्लिश किया है, सब कुछ करा है, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने ही सब कुछ करा हुआ है। ठीक है, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ही इसका भी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो आज का सेशन जो है यहीं समाप्त होता है, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल पर आकर, तो आपको YouTube पे चले आना है। YouTube पे आपको सर्च करना है एजुकेशन कीड़ा 84। जैसे ही आप इतना सर्च करेंगे तो आपके सामने देखिए फर्स्ट में ही ये हमारा लोगो है चैनल का, एजुकेशन कीड़ा 84, जिसमें आपके जो है 7.9.99 के सब्सक्राइबर और 449 वीडियो अपलोडेड हैं। और यहाँ पर आकर जो है आप हमारी प्लेलिस्ट को चेक करेंगे। किस प्रकार से चेक करेंगे? तो व्यू चैनल पर जाएंगे। व्यू चैनल पर जाने के बाद ये देखिए हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। इस प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाकर आपको जो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड 2025, इसके हमने जो है 18 जो है वीडियो डाल रखे हैं। इस पे आपको क्लिक करना है और पूरी नर्सिंग एप्टीट्यूड की आपके यहाँ पर देखिए क्लासेस आपको मिल जाएंगी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन हमने कराए हुए हैं। और जो भी कैंडिडेट चैनल पे नए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम को भी अवश्य ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और फर्दर अगर आपको कोई और डिमांड है, कोई अदर कोई इंक्वायरी चाहिए उससे रिलेटेड, तो आप हमें बताइए। और वॉचिंग फॉर दिस वीडियो ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।